ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वेलकम टू संवेदा ई क्लासेस. मैं उम्मे सलमा माउन मौलिमा सरकारी उर्दू लोअर प्राइमरी स्कूल गब्बूर तालुका देवदुर्गा जिला रायचूर. जमात पंजुम, मजमून उर्दू, उन्वान शेर, हिस्सा सुवम आखिरी हिस्सा, अकायद नंबर 9, सबक नंबर 18. बच्चों, मैं आप सबका इस संवेदा ई क्लास में इस्तकबाल करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस क्लास को बगौर सुने और तमाम हिदायत पर अमल करेंगे. तो बच्चों, आज हम सबक शेर का आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे और इस सबक में आए हुए तमाम मशक़ी सरगर्मियाँ यानी दरसी किताब की तमाम मशक़ी सरगर्मियों को हल करेंगे. तो बच्चों, आप अपनी पंजुम जमात की किताब निदाए उर्दू से सफ़ा नंबर 119 पर आ जाइए. चलिए बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप अपनी किताब खोल चुके होंगे और औराख को पलटते हुए सफ़ा नंबर 119 पर सबक शेर की जानिब आइए. तो चलिए बच्चों, सबसे पहले सबक शुरू करने से पहले इससे पहले के वीडियो सफ़ा नंबर हिस्सा अव्वल और हिस्सा दुवम में हमने जो सबक को पढ़ा था उसके चंद अहम नुकात को हम दोबारा से याद करने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले है शेर हमारा कौमी जानवर है. तो मैंने बताया था ना बच्चों, जिस तरह कवल हमारा कौमी फूल है, आम हमारा कौमी फल है, मोर हमारा कौमी परिंदा है, तो शेर क्या है? हमारा कौमी जानवर भी है. तो जिस तरह अलग अलग जुबानों में जानवरों को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, तो शेर को अंग्रेजी जुबान में टाइगर कहते हैं और हिंदी जुबान में केसरिया बाघ भी कहते हैं. तो शेर को अंग्रेजी जुबान में टाइगर और हिंदी जुबान में केसरिया बाघ कहते हैं. शेर का निशान बहादुरी और अजमत का निशान है. अजमत यानी बड़ाई. तो शेर क्या है? बहादुरी को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी वो कितना शेर के जैसा बहादुर था, वो उस पर बिल्कुल शेर की बहादुरी जचती है, वो बिल्कुल शेरनी की तरह है. ऐसे तरह शेर को क्या है? निशान बहादुरी और अजमत का निशान है. हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शेर बहुत पसंद था. मैंने बताया था ना बच्चों कि हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने परचम का रंग भी बिल्कुल शेर की खाल के ऊपर रखा था. अपने दरबार के वो जो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जिस तख्त पर बैठा करते थे, वो तख्त भी शेर के मुख्तलिफ नमूनों से मजीन था, यानी सजा हुआ था. और आप हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह शेर से हद दर्जा मुतासिर भी थे. आपने तो एक बार शेर को जंगल में अपने हाथों से पछाड़ दिया था. इस मुनासिबत से आप शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शेर मैसूर भी कहते हैं. तो हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का कौल था, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है. हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह इतना हद दर्जा मुतासिर थे शेर के कि उन्होंने एक बहुत ही खूब कौल कहा है कि गीदड़ की 100 साला जिंदगी से, यानी गीदड़ एक ऐसा जानवर है जो मुर्दा चीजें खाता है, जो छुप छुप कर जिंदगी गुजारता है. ऐसी 100 साला जिंदगी जीने से बेहतर है कि शेर की तरह बहादुर बनकर, निडर बनकर, दिलेर बनकर, चालाक बनकर एक दिन की जिंदगी ही जी जाए. तो हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का कौल था, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है. तो शेर को जंगल का बादशाह भी कहते हैं, यानी जो बहादुर होता है उसे सब अपने हुकूमत का राजा तस्लीम करते हैं, बादशाह तस्लीम करते हैं. तो जंगल के सभी जानवरों में निडर और दिलेर कौन है? बिल्कुल सही, शेर है. तो शेर क्या है? जंगल का बादशाह
कहलाता है। शेर की खाल का रंग जर्द होता है और खाल पर काली काली धारियां। तो शेर की जो खाल है उसका रंग कैसे होता है बच्चों? बिल्कुल सही, जर्द होता है। और उसकी जो खाल होती है वो जर्द रंग की खाल पर क्या होती है? काली काली धारियां होती हैं। शेर तन्हा शिकार करता है। क्या है बच्चों? तन्हा का मतलब होता है, मानी होता है अकेला। तो शेर अकेला शिकार करता है, दूसरे जानवरों की तरह ग्रोह बनाकर या ग्रोह में एक दूसरे की मदद करते हुए शिकार नहीं करता, बल्कि शेर तन्हा शिकार करता है। रीवा का सफेद शेर भी काबिले जिक्र है। जिस तरह हमारे यहाँ जर्द खाल की काली काली धारियों वाला शेर दिखाई देता है, इसी तरह रीवा का शेर सफेद होता है, यानी उसकी खाल का रंग जर्द नहीं बल्कि सफेद होता है और उसके सफेद खाल पर क्या होती हैं? काली काली धारियां होती हैं। तो खरगोश, भेड़ बकरियां, घोड़े और दूसरे मवेशी इसकी मरगूब ग़िज़ा है। तो शेर की पसंदीदा ग़िज़ा कौन सी है बच्चों? मवेशी। मवेशी यानी जानवर। कौन से जानवर? खरगोश, भेड़ बकरियां, घोड़े और इस तरह के दूसरे जानवर क्या है? शेर की पसंदीदा ग़िज़ा है। शेरनी भी शेर के साथ शिकार में शरीक रहती है। तो शेर के साथ शिकार में शेरनी भी रहती है। ये नहीं कि सिर्फ शेर शिकार करके लाए और शेरनी खाए, नहीं, बल्कि क्या है? शेरनी भी शेर के साथ शिकार में शरीक रहती है। और ये होता है कि शेरनी शेर से ज्यादा चुस्त और चालाक होती है। शेरनी क्या होती है? शेर से ज्यादा चुस्त और चालाक होती है। शेरनी अपने बच्चों की देखभाल बहुत अच्छे तरीके से करती है। जिस तरह तमाम माएँ अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह शेरनी भी क्या करती है? अपने बच्चों की देखभाल करती है, उनको तौर तरीके सिखाती है, यानी शिकार के गुर और तरीके कि किस तरह शिकार किया जाए, कैसे शिकार पर लपका जाए, कैसे झपटा जाए, ये सब शेर नहीं बल्कि शेरनी अपने बच्चों को सिखाती है। शेर की ज़ईफ़ी काबिले रहम होती है। तो शेर क्या होता है? शेर की जो ज़ईफ़ी होती है, जब शेर की उम्र हो जाती है, यानी वो जब बूढ़ा हो जाता है, तो उसकी जो हालत होती है बहुत ही काबिले रहम हो जाती है। शेर जब बूढ़ा हो जाता है तो उस पर शिकार करने की क़ुव्वत या ताकत उसमें बाकी नहीं रहती है। शिकार करना है तो शिकार पर क्या करना है? शिकार से तेज उसको दौड़ना पड़ेगा, शिकार से तेज उस पर लपकना पड़ेगा, झपटना पड़ेगा, फुर्तीलापन दिखाना पड़ेगा, खूंखार खतरनाक बनना पड़ेगा। लेकिन जब शेर क्या हो जाता है? ज़ईफ हो जाता है, यानी बूढ़ा हो जाता है, तो उसकी हालत क्या हो जाती है? काबिले रहम हो जाती है। उस पर शिकार करने की क़ुव्वत और ताकत खत्म हो जाती है। शेर में भी फितरी तौर पर गम और खुशी के जज्बात पाए जाते हैं। मैंने बताया था ना कि किस तरह इंसानों में खुशी होती है या कुछ बुरा होने से गम होता है, आंसू निकलते हैं, बिल्कुल इसी तरह शेर में भी क्या होता है? गम और खुशी के जज्बात पाए जाते हैं। तो चलिए बच्चों, अब तक हमने पिछले सबक के नुकात को पढ़ा। अब हम सबक के आखिरी हिस्से की बुलंदख्वानी करते हैं। आप भी मेरे साथ अपने दरसी किताब में बुलंदख्वानी कीजिए। तो तमाम किताब को खोलते हुए और आँख को पलटते हुए सफ़ा नंबर 119 पर आ जाइए। तो चलिए बच्चों, सबक को पढ़ते हैं। शेर का तहफ़्फ़ुज़ वतन के हर शख्स के लिए लाजमी है, क्योंकि शेर हमारा कौमी जानवर है। हुकूमत शेर के तहफ़्फ़ुज़ के कई मंसूबे रखती है और इन पर अमल भी करती है। इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिंदुस्तान में कई मशहूर तहफ़्फ़ुज़गाहें बनाई गई हैं, जो महकमा जंगलात के मातहत हैं। इनमें महाराष्ट्र का तारोबा नेशनल पार्क, राजस्थान का भरतपुर नेशनल पार्क, कश्मीर का डाचगाम नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश का चंद्रप्रभा नेशनल पार्क और दिल्ली का कार्बेट नेशनल पार्क बड़ी खुसूसियत के हामिल हैं। इसी तरह कर्नाटक में बंडीपुर और बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क अहम हैं। ये तमाम नेशनल पार्क सयाहों के लिए बड़ी कशिश रखते हैं। इनके महल वखूफ, इनके कुदरती मनाजिर और खूबसूरत जानवरों को देखकर सयाह मसरूर
ہوتے ہیں. تو یہ تھا بچوں ہمارا سبق کا آخری حصہ. امید کرتی ہوں آپ نے بھی میرے ساتھ اسے بلند خوانی سے پڑھا ہوگا. تو چلیے بچوں اب اس سبق میں آئے ہوئے الفاظ و معنی کی طرف چلتے ہیں. تو اس سبق میں جو نئے الفاظ ہیں جو ہیں سب سے پہلے ہے تحفظ گاہ، کشش، مناظر، محل وقوع، سیاح اور مسرور. تحفظ گاہ، کشش، مناظر، محل وقوع، سیاح اور مسرور. تو تحفظ گاہ کا معنی ہے بچوں پناہ گاہ. تحفظ گاہ کا معنی ہے پناہ گاہ. کشش یعنی اپنی طرف کھینچنا. کشش یعنی اپنی طرف کھینچنا. مناظر منظر کی جمع. مناظر منظر کی جمع. محل وقوع آب و ہوا اطراف و اکناف. محل وقوع یعنی آب و ہوا اطراف و اکناف. سیاح سیر کرنے والا، سیاحت کرنے والا. سیاح سیر کرنے والا، سیاحت کرنے والا. مسرور خوش. مسرور یعنی خوش. تو یہ تھے اس سبق میں آئے ہوئے الفاظ و معنی. تو چلیے بچوں اب سبق کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. تو شیر کا تحفظ وطن کے ہر شخص کے لیے لازمی ہے کیونکہ شیر ہمارا قومی جانور ہے. حکومت شیر کے تحفظ کے لیے کئی منصوبے رکھتی ہے اور ان پر عمل بھی کرتی ہے. تو شیر کا تحفظ ہر وطن کے ہر شخص کے لیے لازمی ہے. یعنی جس طرح ہمارے وطن میں تاریخی عمارتوں کی حفاظت ہوتی ہے، تاریخی جگہوں کی حفاظت ہوتی ہے اور ایسے کئی قدرتی مناظر کی حفاظت ہوتی ہے جو ہماری دیش کی دولت ہوتے ہیں، اسی طرح شیر جو ہے ہمارا قومی جانور ہے. میں نے بتایا تھا نا بچوں کہ شیر ہمارا قومی جانور ہے تو اس کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے. اب کیا ہو گیا ہے، اب کے حالات میں پہلے بہت زیادہ شیر پائے جاتے تھے ہمارے دیش میں، ہمارے ملک میں جنگلوں میں بہت زیادہ شیر پایا جاتے تھے. لیکن کچھ لالچی انسانوں کی نیت کی وجہ سے، یعنی شیر کی کھال کو، شیر کا شکار کرتے تھے اور شیر کی کھال کو، شیر کی ناخنوں کو زیادہ داموں میں، زیادہ قیمت میں بیچنے کی اس بری نیت کی وجہ سے شیر کے زیادہ سے زیادہ شکار کو کیا جانے لگا. اور اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ چند انگلیوں پر گنے چنے شیروں کی تعداد ہمارے ملک میں بچی ہوئی ہے. تو ویسے بھی شیر ہمارا قومی جانور ہے، اس کی حفاظت تو بہت ضروری ہے نا. اگر اس کی حفاظت نہ کیے جائیں تو یہ جو چند گنے چنے جو شیر ہمارے ملک میں بچے ہیں وہ بھی کچھ بدنیت لوگوں کے ہتھے چڑھ جائیں گے اور جو شیر کا جو وجود ہے پورے ہمارے ملک سے ختم ہو جائے گا. آگے کی نسل کے لیے یعنی آگے کے آنے والے بچوں کے لیے اگر ہمیں شیر کو بتانا پڑے یا ہمارے قومی شیر کی شناخت کروانی پڑے تو ایسے ٹائم پہ کیا ہوگا کہ صرف تصویروں میں ہی ہمیں شیروں کی شکلوں کو یا پھر شیروں کی تصاویر کو بچوں کو دکھانا پڑے گا. جیسے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائناسور اب نہیں ہے نا، جو صرف فلموں میں، کارٹونوں میں آپ دیکھتے ہیں یا پھر ڈیجیٹل طور پر بنائے گئے ڈائناسورس کو آپ ٹی وی میں دیکھتے ہیں. بالکل اسی طرح اب اگر ہم نے ہمارے ملک میں ان گنے چنے شیروں کی تعداد کی حفاظت نہ کی، ان کو بچا کر نہ رکھا تو یہ جو ایک قدرتی سرمایہ ہے جو ہمارا ایک قومی جانور ہے وہ بھی آگے کی نسلوں کے لیے باقی نہیں رہے گا. ان کو بھی آگے کے بچے جو اب آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ کہیں زو میں چلے جائیں یا چڑیا گھر میں چلے جائیں یا کسی نیشنل پارک میں سیر کے لیے چلے جائیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا اگر ان کی حفاظت نہ کی جائے تو آگے کی نسل کے بچوں کے لیے یہ صرف تصاویر میں ہی آپ کو دستیاب ہوں گے. تو اس لیے حکومت نے کیا کیا ہے، ان کو ایک پلان کے تحت ان کو ایک کیا کیا ہے، تحفظی پناہ گاہوں میں ان کی حفاظت کی جا رہی ہے. یعنی ایسے پارکوں کو بنایا گیا ہے جہاں شیر آزادی سے گھوم پھر سکتا ہے، وہاں ان کا کوئی شکار نہیں کرتا، وہاں ان کو کوئی تکلیف یا اذیت نہیں دی جاتی. تو حکومت نے ایسی بہت سی تحفظ گاہیں بنائی ہیں. کیوں بنائی ہیں؟ کیونکہ شیر ہمارا قومی جانور ہے، اس کی تعداد بھی اب کیا ہوتے جا رہی ہے، گھٹتے جا رہی ہے. تو شیر کا تحفظ کیا ہے، وطن کے ہر شخص کے لیے لازمی ہے اور ضروری ہے کیونکہ شیر ہمارا قومی جانور ہے. حکومت
शेर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई मंसूबे रखती है, यानी अलग अलग मंसूबे, अलग अलग प्लान के तहत, अलग अलग बजट्स के तहत शेर की क्या की जा रही है, हिफाजत की जा रही है। और इतना ही नहीं, सिर्फ मंसूबे बनाना ही नहीं, बल्कि इन मंसूबों पर अमल भी करती है। इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिंदुस्तान में कई मशहूर तहफ़्फ़ुज़ गाहें बनाई गई हैं। शेर की तहफ़्फ़ुज़ के लिए यानी पनाह गाहें, शेर की तहफ़्फ़ुज़ गाहें बनाई गई हैं, यानी पनाह गाहें बनाई गई हैं जहां शेर जंगलों में आसानी से रह सके, घूम फिर सके। अगर उसे वहां ग़िज़ा दस्तयाब नहीं है तो हुकूमत क्या करती है, उसे वहां ग़िज़ा मुहैया कराती है, वहां कोई इसका शिकार नहीं कर सकता है। हाँ, देख सकते हैं, शेर को हम क्या कर सकते हैं, करीब से देख सकते हैं, लेकिन उसे छीन नहीं सकते, उसे अजियत नहीं दे सकते, या फिर उसे मारकर उसके जिस्म के हिस्सों को बेचकर पैसे कमा नहीं सकते। तो ऐसी बहुत सी पनाहगाहें क्या है, हुकूमत ने की है जो महकमा जंगलात के मातहत हैं। और ऐसी तहफ़्फ़ुज़ पनाहगाहें, ऐसी तहफ़्फ़ुज़ गाहें यानी पनाहगाहें किसके मातहत हैं, महकमा जंगलात के मातहत हैं। यानी अलग अलग शोबे अलग अलग इदारों को जो निभाते हैं, इसी तरह महकमा यानी एक शोबा, जंगलात का जो शोबा है वो तमाम शेरों की पनाहगाहों की जिम्मेदारी लेता है, उनके लिए मंसूबे बनाता है और उनके लिए सहूलतें फराहम करता है। तो जैसे अलग अलग मंसूबों को अलग अलग महकमा जंगलात ने रियासतों में कायम किया है, जिसमें महाराष्ट्र का तारोबा नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र रियासत में तारोबा नेशनल पार्क है, यहाँ दे सकते हैं आप इसकी तस्वीर। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप आसानी से सफारी कर सकते हैं। सफारी यानी गाड़ी में एक बंद शीशे की गाड़ी होती है, आप उसमें बैठ सकते हैं, वो जंगल में से गुजरते हुए जंगल के अलग अलग रास्तों से आपको गुजारती है। वहां आप क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जानवरों को बहुत ही करीब से देख सकते हैं। इसी तरह शेर भी क्या है, इन्हीं जंगलात में तहफ़्फ़ुज़ के साथ पनाहगाह में दिया गया है। तो महाराष्ट्र में कौन सा नेशनल पार्क मौजूद है जो शेरों की हिफाजत कर रहा है, बिल्कुल सही, महाराष्ट्र का तारोबा नेशनल पार्क। इसी तरह राजस्थान का भरतपुर नेशनल पार्क, राजस्थान का भरतपुर नेशनल पार्क भी ऐसा पार्क है जहां शेर के लिए पनाहगाह बनाई गई है और शेर हिफाजत से वहां आजादी से घूम फिर सकता है। आप इस वक्त तस्वीर में देख सकते हैं, ये राजस्थान का भरतपुर नेशनल की तस्वीर है, जहां आप शेर को बहुत ही करीब से देख सकते हैं, उसकी तस्वीर ले सकते हैं, उसको करीब से देखकर उसकी जसामत का एहसास कर सकते हैं, लेकिन उसको छीना या फिर उसको कोई किसी भी उसको जिस्मानी तौर पर तकलीफ देना वहां अलाउ नहीं किया जाता। यह है राजस्थान का भरतपुर नेशनल पार्क। इसी तरह कश्मीर का डाचगाम नेशनल पार्क भी शेर की पनाहगाहों के लिए बहुत ही मशहूर है। यानी कश्मीर में भी क्या है, शेरों की पनाहगाह के लिए एक नेशनल पार्क बनाया गया है जो है डाचगाम नेशनल पार्क। यहाँ भी क्या है, कुदरती तौर पर शेर आजादाना जिंदगी गुजार सकते हैं, यहाँ भी किसी तरह की उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ भी उनके लिए खाना, पानी और इलाज का पूरी सहूलतों का इंतजाम सरकार की तरफ से किया गया है। तो ये है कश्मीर का डाचगाम नेशनल पार्क। इसी तरह उत्तर प्रदेश का चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, यह है उत्तर प्रदेश का चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। इसमें भी मुख्तलिफ किस्म के, मैं जो नेशनल पार्क बता रही हूँ इसमें सिर्फ शेर ही नहीं बल्कि दूसरे कई जानवर जैसे भालू हो सकते हैं, हिरन हो सकते हैं, परिंदे भी हो सकते हैं, या फिर चीता हो सकते हैं। ऐसे तमाम जानवर एक साथ जैसे आजादाना जंगल की जिंदगी जीते रहते हैं, लेकिन क्या होता है, वहां पर एक उनको तहफ़्फ़ुज़ होता है, वहां पर उनको इंसानों से कोई खतरा नहीं होता, किसी शिकारी का कोई खतरा नहीं होता। इस तरह वो आजादाना तौर पर वहां अपनी जिंदगी जी सकते हैं। तो यह है उत्तर प्रदेश का चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, जो तमाम जानवरों के लिए, खासकर शेर के लिए एक बहुत ही बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़गाह के तौर पर बनाया गया है। इसी तरह दिल्ली का कार्बेट नेशनल पार्क, ये दिल्ली का कार्बेट नेशनल पार्क है, ये भी एक बहुत अच्छा पार्क है जहां क्या होता है, शेर के अलावा और दूसरे कई जानवरों की भी
तहफ़्फ़ुज़ होती है। वहाँ भी उनको तरह तरह के सहूलियात मुहैया किए जाते हैं। अगर उन्हें पानी नहीं है तो गर्मा के मौसम में जंगलों में पानी की बहुत कमी होती है, उनको पानी मुहैया किया जाता है, उनको ग़िज़ा मुहैया किया जाता है। अगर किसी भी हालात में अगर उनको किसी भी जिस्मानी तौर पर अगर उनका कोई ज़ख़म हो जाए या अगर उनको कोई तकलीफ़ हुए तो बेहतरीन डॉक्टरों के ज़रिए उनका वहाँ पर इलाज भी होता है। तो ये है दिल्ली का कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसी तरह जिस तरह अलग अलग रियासतों में नेशनल पार्क बनाए गए हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारी रियासत यानी हमारी कर्नाटका रियासत में भी बंडीपुर आप देख सकते हैं, ये बंडीपुर का एंट्रेंस गेट है। यहाँ पे अलामत ही शेर की रखी गई है। तो बंडीपुर क्या है, एक शेरों की हिफाजत की पनाहगाह बनाई गई है जो हुकूमत की जानिब से चलती है। यहाँ पर भी क्या है, शेरों को तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, शेरों का शिकार यहाँ भी ममनू करार दिया गया है, कानूनन जुर्म करार दिया गया है। यह है हमारे कर्नाटक में बंडीपुर का शेरों का टाइगर रिजर्व पार्क जिसे हम बता सकते हैं। इसी तरह बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क भी हमारी रियासत में मौजूद बहुत ही अहम एक शेरों की पनाहगाह है, जहाँ पर शेर क्या हैं बहुत ही हिफाजत के साथ रहते हैं। वहाँ भी शेर के शिकार को कानूनन जुर्म करार दिया गया है। वहाँ भी शेरों की हिफाजत बहुत अच्छे तरीके से की जाती है, उनको खाना पानी इलाज वगैरह मुहैया किया जाता है। तो ये है हमारी रियासत के बन्नेरघट्टा और बंडीपुर नेशनल पार्क जो शेरों के लिए खास तौर पर बहुत ही अहम पनाहगाह हैं। तो ये जो तमाम नेशनल पार्क सयाहों के लिए बड़ी कशिश रखते हैं। इनके महल वखू, इनके कुदरती मनाजिर और खूबसूरत जानवरों को देखकर सयाह मसरूर होते हैं। ये जो तमाम नेशनल पार्क हैं, ये जो तमाम जो नेशनल पार्क हैं वो सयाहों के लिए यानी सैर करने वाले, सयाहत करने वाले जो टूर करते हैं, जो टूरों के लिए जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, सयाह कहते हैं। जो सैर करने के लिए जाते हैं उनके लिए बड़ी कशिश रखते हैं या अपनी तरफ खींचते हैं। लोग क्या करते हैं, इन नेशनल पार्कों को देखने के लिए ही बड़े दूर दूर से आया करते हैं। इनके महल वखू यानी इनके जो आब हवा अतराफ़ अकनाफ का जो माहौल होता है जंगल में पाया जाता है, जहाँ हर किस्म के चरिंद परिंद को आप देख सकते हैं, तमाम जानवरों को देख सकते हैं, बहुत ही करीबी तौर से उनको देख सकते हैं। और कुदरती मनाजिर यानी जंगल में होने की वजह से वहाँ नदियाँ, नाले, हरे भरे जंगलात, मुख्तलिफ किस्म के पेड़ पौधे वगैरह भी पाए जाते हैं। और खूबसूरत जानवर, मैंने बताया था ना कि वहाँ आप लोगों को एक बंद कांच की गाड़ी में ले जाया जाता है जहाँ से आप तमाम जानवरों को बहुत ही करीब से देख सकते हैं, उनकी तस्वीरें भी ले सकते हैं। कुदरती मनाजिर भी होते हैं, जंगल होने की वजह से बहुत से नदी नाले पेड़ पौधे ये सब वहाँ पाए जाते हैं। इनको देखकर क्या होते हैं, सयाह मसरूर होते हैं यानी खुश होते हैं। तो एक नेशनल पार्क जो होते हैं वो क्या है, हमारी सरकार के लिए यानी हमारी सरकार के लिए एक आमदनी का एक जरिया भी है। ये क्या है, दूर दूर से तमाम सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं और साथ ही साथ जानवरों की हिफाजत भी होती है और सरकार की आमदनी भी इन नेशनल पार्कों से होती है। तो ये तमाम नेशनल पार्क सयाहों के लिए बड़ी कशिश रखते हैं। इनके महल वखू, इनके कुदरती मनासिर और खूबसूरत जानवरों को देखकर सयाह क्या होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। तो बच्चों ये क्या था, हमारा शेर का आखिरी का हिस्सा जिसे हमने पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आपने इस सबक को समझा होगा, शेर के तरीक़े को, शेर के शिकार के तरीक़े को, शेर के जिस्म के साख्त को, शेर के ग़िज़ा के तरीक़े को, शेर के ज़ईफ़ी हालात को और शेर की तहफ़्फ़ुज़ गाह के लिए हमारे हिंदुस्तान में क़ायम करदा तमाम नेशनल पार्कों के नामों को वगैरह को जान लिया होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम दरसी किताब में मौजूद मशक़ी सरगर्मियों को हल करते हैं। तो सबसे पहले मशक़ी सरगर्मी है, इन सवालों के जवाब एक या एक जुमले में लिखिए। तो पहला सवाल है, हमारे कौमी जानवर का नाम लिखिए। हमारे कौमी जानवर का नाम क्या है बच्चों? बिल्कुल सही, हमारे कौमी जानवर का नाम है शेर। हमारे कौमी जानवर का नाम शेर है। तो सवाल नंबर 2 है, शेर का निशान क्या जाहिर करता है? शेर का निशान क्या जाहिर करता है? शेर का निशान बहादुरी और अजमत का निशान है। शेर का निशान बहादुरी और अजमत का निशान है। सवाल नंबर 3, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का कौल क्या है? टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का कौल क्या है?
जवाब है टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। तो ये था सवाल जवाब। तो चलिए बच्चों दूसरी मश्क की सरगर्मी की तरफ चलते हैं, जो है जोड़ लगाइए। क्या है बच्चों? जोड़ लगाइए। हमारी किताब में इस तरह दिया गया है, बाघ शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है, पुरानी और मुकद्दस किताबों को शेर बहुत पसंद था, हजरत टीपू सुल्तान नहीं खाता, शेर मुर्दा जानवर में शेर का जिक्र किया गया है, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से हिंदी लफ्ज। तो अब हमें इन्हें क्या है, सही तरतीब से जोड़ लगाना है। तो सही तरतीब यह है बच्चों, बाघ इसका सही जवाब है हिंदी लफ्ज, बाघ इसका सही जवाब है हिंदी लफ्ज। पुरानी और मुकद्दस किताबों इसका सही जवाब है में शेर का जिक्र किया गया है। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का सही जोड़ है को शेर बहुत पसंद था। शेर मुर्दा जानवर इसका सही जोड़ है नहीं खाता। गिदड़ की 100 साला जिंदगी से इसका सही जोड़ है शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। बाघ हिंदी लफ्ज, पुरानी और मुकद्दस किताबों में शेर का जिक्र किया गया है। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शेर बहुत पसंद था। शेर मुर्दा जानवर नहीं खाता। गिदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। तो चलिए बागी मश्की सरगर्मी की तरफ चलते हैं, जो है खाना पूरी कीजिए। तो इसका पहला है, शेर को हिंदी जुबान में डैश कहते हैं। शेर को हिंदी जुबान में डैश कहते हैं। तो सही जवाब क्या है बच्चों? केसरी या बाघ। शेर को हिंदी जुबान में केसरी या बाघ कहते हैं। शेर बहादुरी और डैश का निशान है। शेर बहादुरी और डैश का निशान है। सही जवाब है बच्चों अजमत। शेर बहादुरी और अजमत का निशान है। शेर हमारा डैश जानवर है, कौमी। शेर हमारा कौमी जानवर है। सही जवाब है कौमी। शेर हमारा कौमी जानवर है। चौथा है, काली काली डैश शेर की खूबसूरती में इजाफा करती हैं। जवाब है बच्चों धारियां। काली काली धारियां शेर की खूबसूरती में इजाफा करती हैं। पांचवा है बच्चों, शेर का 5वां नाखून डैश का काम करता है। सही जवाब है अंगूठे। शेर का 5वां नाखून अंगूठे का काम करता है। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का तख्त शेर के मुख्तलिफ डैश था। जवाब है नमूनों से मजीद। शेर हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का तख्त शेर के मुख्तलिफ नमूनों से मजीद था। तो बच्चों ये था हमारी मश्की सरगर्मी खाना पूरी। उम्मीद करती हूँ आपने इसे अपनी किताबों में लिख लिया होगा। तो चलिए आगे की मश्की सरगर्मी की तरफ चलते हैं, जो है अल्फाज को उलटकर लिखिए। उन्होंने एक मिसाल दी है, मान। अगर इसको उलटकर लिखें तो क्या होगा? नाम। मान को अगर उलटकर लिखें तो क्या होगा? नाम। इसी तरह कान, नार, तार, जार, पाठ और रेत, इन अल्फाज को क्या करना है बच्चों? उलटकर लिखना है। अगर कान को उलटकर लिखेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल सही, नाक। कान को उलट कर लिखेंगे तो क्या होगा? नाक। नार, रान। तार को अगर उलट कर लिखें तो क्या होगा? रात। जार कर उलट कर लिखेंगे तो क्या होगा? राज। पाट, टाप। रेत को उलट कर लिखें तो होगा तैर। क्या होगा बच्चों? तैर। तो ये था हमारा शेर का आखिरी हिस्सा जिसे हमने पढ़ा, जिसकी दरसी मश्की सरगर्मियों को भी हल किया। तो चलिए बच्चों अब घर पर काम लेते हैं। आज का आपका घर पर काम होमवर्क है। इस सबक में आए हुए कोई 4 अल्फाज के मानी और जमाओ वाहिद को लिखकर लाओ। इस सबक में आए हुए कोई 4 अल्फाज के मानी और जमाओ वाहिद को लिखकर लाओ। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये सबक पसंद आया होगा। इसको घर पर पढ़िए, सवालों के जवाब को याद कीजिए और घर पर काम को कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अनुदिना